नमस्कार, आदाब। मैं अफरोज रिजवी TM24 टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने देश और दुनिया के हालात पर चर्चा के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको उर्दू अखबारों की इस राय से रूबरू कराऊंगा जिसमें कई अहम मसलों पर अखबारों ने अपने संपादकीय और ख़ास मजमून प्रकाशित किए हैं। इनमें ईरान के एटमी प्रोग्राम को कुचलने के लिए अमेरिका की क्या सोच रही है और वह कहाँ तक इसमें कामयाब है या फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इस पर भी काफ़ी विस्तार से रोशनी डाली गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के वक्त वहाँ के सदर अशरफ गनी ने अचानक मुल्क से फरारी क्यों अख्तियार की और वो संयुक्त अरब अमीरात UAE कैसे पहुँच गए और वहीं क्यों गए, इस पर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और भी कुछ कई दिलचस्प मुद्दे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल ने कैसे कैसे सियासत में अपना दखल रखा है और राजनेताओं ने उसका कैसे कैसे जो है रंग बदल करके अपनी चुनावी नैया पार की है, अपनी सियासत को चमकाया है। इस पर भी काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही अच्छा तबसरा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं आपको एटमी प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। ईरान का बहुत पुराना प्रोग्राम चला आ रहा है परमाणु बम बनाने का। तो इसको जब उसने बनाना शुरू किया तो अमेरिका ने तमाम नुक्ता लगा करके उसमें आपत्तियां खड़ी करके ईरान को ऐसा करने से रोक दिया है और ईरान अभी भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। इस सिलसिले में यूँ तो बहुत सारे अखबारों ने अपनी राय पेश की है, लेकिन राष्ट्रीय सहारा उर्दू ने इस पर एक ख़ास रिपोर्ट अपनी दी है जिस उसने पूरी तफसील से इस राज को फाश किया है कि किस तरीके से अमेरिका ने इसमें अपनी टांग अड़ाई है और क्यों नहीं उसको बनने देना चाहता है। तो अखबार ने इसमें जो है अपनी रिपोर्ट में लिखा ये कि दरअसल अमेरिका का ये हमेशा से रवैया रहा है कि वो जिस मुल्क से खुश रहता है या जिस मुल्क को पसंद करता है, जिसमें अपना स्वार्थ देखता है, अपना नफ़ा देखता है, लाभ देखता है, उसके साथ उसका रुख बहुत अच्छा होता है। वो उसकी हर तरह की मदद करता है उसकी तरक्की के लिए उसके उसमें। लेकिन जिस मुल्क के बारे में उसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, यहाँ मेरा दखल नहीं रहेगा, तो उस मुल्क से वो चिढ़ जाता है और किसी न किसी बहाने से उसके खात्मे में जुट जाता है। उसकी तबाही पर उसकी निगाह लग जाती है कि कैसे इसको ख़त्म कर दिया जाए। इराक एक बड़ी मिसाल है इसके सामने कि इराक के उस वक्त के राष्ट्रपति हुआ करते थे सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के जब तक इशारे पर काम किया तब तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ सद्दाम हुसैन ने ये देखा कि अब अपने मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो बस उन्होंने धीरे धीरे अपने रुख में तब्दीली शुरू की। तो अमेरिका को ये बात नज़र आने लगी कि ये तो मामला सद्दाम हुसैन जो है अब हमारे इशारे पर नहीं नाच रहा है, इसको जो है ठीक करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अमेरिका ने इराक में तमाम कमियां निकाल करके उनके राष्ट्रपति को घेरना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इराक का हाल हुआ वो सबके सामने है, किस तरीके से सद्दाम का खात्मा किया, उसकी पूरी हुकूमत का खात्मा किया और फिर वहाँ पर जो है अमेरिका ने का दखल किस तरह से फिर से बन गया। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं होने पाया। ईरान के बारे में ये बताया जाता है कि अखबार ने जो अपनी तफसील में लिखा है कि जब ईरान में शाह रज़ा पहलवी की सरकार हुआ करती थी, शाह ईरान की सरकार, तो शाह ईरान पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में खेलते थे। अमेरिका उनसे जो चाहता था कराता था और जैसी अपनी नीति थी वो उनको जरिए थपवाता था। लेकिन 1979 में अचानक शाह रज़ा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, वहाँ क्रांति आ गई। वहाँ पर जो सरकार बदली तो अमेरिका को ये लगा कि अब यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। अमेरिका ने भी अपना जो है नई सरकार बनी उसके खिलाफ जहाज छेड़ दिया उसके खात्मे पर। तो वही सिलसिला आज भी चला आ रहा है कि ईरान ने जो अपने एटमी प्रोग्राम का मिशन था उसको जारी रखने की कोशिश शुरू की तो उसने तमाम रुकावटें डालना शुरू कर दिया। यही उसका मकसद बन गया कि किसी भी तरीके से ईरान इसमें कामयाब ना होने पाए। अखबार आगे लिखता है कि यही ईरान अमेरिका का कभी दोस्त भी हुआ करता था, लेकिन 1979 में सारे उसका रुख बदल गया। बस फिर क्या था, अमेरिका ने ईरान की तरफ अपनी आंखें टेढ़ी की और बरसों से चले आ रहे ईरान के एटमी प्रोग्राम में तमाम रुकावटें डालकर वो
इसको जो है बंद कराने पर लग गया है। अखबार लिखता है कि कोई भी चीज़ अगर रोकी जाती है, कोई भी प्रोग्राम रोका जाता है तो उसका एक ठोस आधार होता है, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा अभी तक साबित नहीं किया है। बस ये कह दिया कि परमाणु न्यूक्लियर के बढ़ते उसको जो है रोका जाना चाहिए, इस पर नहीं है, इसलिए अमेरिका अभी ईरान इस सिलसिले में कुछ भी ना करे। तो ईरान रुक तो गया, लेकिन ये कि ईरान को ही खाली इसने रोका, अमेरिका की नीयत में खोट है। अगर ऐसी ये बात है तो उसने जो है उत्तरी कोरिया को क्यों नहीं रोका। अखबार लिखता है कि अगर वो ऐसा था तो सद्दाम वो जो है उत्तरी कोरिया ने जब अपना न्यूक्लियर पर बनाना शुरू किया तो उसको उसने बिल्कुल नहीं रोका। तो इस तरीके से दोहरी नीति जो अपना रहे हैं, उसमें जो है ईरान के साथ अमेरिका का फिलहाल नज़रिया जो है बहुत बेहतर नहीं है, और वो सिर्फ उस पर ही अपना दबाव हर हाल में बनाना चाहता है। तो ये जो है बहुत अफसोसनाक है। इसके अलावा अब मैं बताऊंगा आपको कि अशरफ गनी किस तरीके से तालिबान से संयुक्त अमीरात पहुंच गए, अरब अमीरात पहुंच गए। यूएई में ही उन्होंने क्यों पनाह ली, इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको भी तफसील से बताने जा रहा हूँ। जिस वक्त काबुल पर तालिबानी हमले शुरू हो गए और कब्जे की एकदम नौबत आ गई कि अब तालिबान जो है पूरी तरीके से हावी हो जाएगा इस पर, तो अशरफ गनी को अपनी जान का खतरा लगा और वो चुपके से अचानक ही राती रात वहाँ से फरार हो गए। तो पहले ये कयास लगाया गया कि किस मुल्क गए हैं, कहाँ गए हैं, तो उस बारे में लोगों को भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में वजीर वहाँ के विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने एक बयान से बताया कि अशरफ गनी को उन्होंने इंसानियत के नाते पनाह दे दी है, वो वहाँ पर महफूज है। तो अशरफ गनी ने और मुल्क के बजाय यहीं क्यों पनाह ली, ये इस पर जो है अखबार ने अपनी लिखा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है किसी मुस्लिम मुल्क का कोई रहनुमा वहाँ पर जो है पनाह ले रहा हो। ऐसा हो चुका है। सन 1990 में की दहाई में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो भी वहाँ पर पनाह ले चुकी हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी वहीं पर पनाह ली थी जब उन पर खतरा ज़्यादा बढ़ा था। अब अशरफ गनी ने को भी ये लगा कि यहाँ पर रहने में मेरी जो है वो ज़िंदगी पर कोई खतरा नहीं होगा, तो वो यहाँ पर अब पनाह गुज़ीर हो गए हैं। लेकिन अब अमेरिका के दबाव में संयुक्त अरब अमीरात अब रहने लगा है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने इनको पनाह तो दी है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि यहाँ से मैं कोई सियासत तालिबान के मसले पर नहीं होने दूंगा, क्योंकि तालिबान से पहले अरब के अच्छे मरासिम थे, अफगान से भी वहाँ से भी, दोनों के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। लेकिन जब से अमेरिका ने तालिबान को ठीक करने की कोशिश की थी 20 साल पहले, तो उसके बाद से तो अरब ने दूरी अख्तियार कर ली थी कि नहीं हम जो है तालिबान से कोई हाथ नहीं मिलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अशरफ गनी ने भी अपनी पनाह जो है संयुक्त अरब अमीरात में ले रखी है। अब मैं आपको जो है साइकिल का सियासत में क्या दखल है, इस पर मैं आपको बताऊंगा तफसील से। इस सिलसिले में आग ने अपने एक एडिटोरियल में बड़ी तफसील से लिखा है कि यूँ तो गरीबों की साइकिल सवारी हुआ करती है और उसका रंग काला होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसी साइकिल के सहारे और मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इसी के सहारे किस तरह हुकूमत की। अखबार लिखता है कि यूपी के पूर्व सीएम ने अभी हाल ही में साइकिल यात्रा निकाली, राहुल गांधी भी पार्लियामेंट तक गए। इससे इसका एक पहलू ये भी है कि साइकिल भले ही काले रंग की हो, लेकिन जब जब सियासतदान ने इसका इस्तेमाल किया तो उसके साइकिल के रंग को अपनी पार्टी के रंग में तब्दील कर दिया। जब राजस्थान में गहलोत की सरकार से पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, बीजेपी की हुकूमत थी, तो उन्होंने वहाँ मतदाताओं को लुभाने के लिए साइकिल बांटी तो उसका रंग भगवा कर दिया। लेकिन बाद में जब गहलोत की सरकार कांग्रेस की आई तो उन्होंने उसका रंग तिरंगा का रंग बदल करके भी इन लोगों ने खूब फायदे उठाए। लेकिन
गरीबों की साइकिल जो है वो गरीबों के ही लिए रही, और ये सब सियासत के बहुत बड़े बड़े उस पर ओहदे पर पहुंच गए। नीतीश कुमार ने तो साइकिल बांटी तो वहाँ के लोग इतना खुश हुए कि इनकी चीफ मिनिस्ट्री बच गई, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जबकि इनको जो है वहाँ पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने ज़बरदस्त घेर रखा था। लगता नहीं था कि इस बार ये निकाल पाएंगे अपनी सीट, लेकिन उन्होंने अपनी सीट को निकाल लिया था। और लोगों को वहाँ पर बड़ा मतलब साइकिल पा के बच्चों को, खासकर गरीबों के बच्चों को जो कभी दूर दराज स्कूल नहीं जा पाते थे, बाजार नहीं जा पाते थे, रिश्तेदारों के नहीं जा पाते थे, उनमें एक तब्दीली देखी गई कि उनमें बहुत हर्ष था इसको लेकर के। और नीतीश जी के का ये काम आया साइकिल का बांटना। तो इस तरीके से साइकिल ने किस तरीके से बड़े बड़े लोगों की नैया पार करा दी, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका इस्तेमाल हुआ, कैसे कैसे रंग बन गए। तो बहुत दिलचस्प ये वाकया है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जवान दोस्त ने अपने एक एडिटोरियल में आज़ादी की मसले पर लिखा है कि आज़ादी की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, और आज़ादी का जश्न हम मनाते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय गान और जज्बाती नारे लगाते हैं, और उसके बाद फिर वक्त निकल जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन असल आज़ादी क्या है, ये उसने लिखा कि संविधान में जो हुकूक मिले हैं लोगों को, वो उसकी हिफाजत हो। उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, सबको बराबरी का हक है। लेकिन आज अखबार इस बात अफसोस जाहिर करता है कि रंग भेद, नफरत, भेदभाव, एक दूसरे के खिलाफ, एक मज़हब के खिलाफ दूसरे मज़हब के खिलाफ सियासत हो रही है, लोगों में मारकाट हो रही है। ये एहसास कराया जा रहा है कि गोया कि कोई एक ही विचारधारा चलेगी, तो इसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता। अखबार लिखता है कि आज़ादी के मतलब ये है कि हर शख्स को उसके हिसाब से उसकी ज़रूरत पूरी हो, वो खुश रहे मुल्क के अंदर, तो ये आज़ादी का मकसद हासिल है। वरना ये खाली जज्बाती नारे वो लगा करके उससे कुछ नहीं होता। तो इस सिलसिले में अखबार ने काफ़ी तफसील से तमाम मिसालें पेश की हैं और लिखा है कि इसको मुल्क से इन सब चीज़ नफरत और उसको मिटा करके ही हम देश मुल्क में आज़ादी के माहौल को बना सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, और भी अखबारों ने अपने अपने इदारिये में, एडिटोरियल में, संपादकीय में इसी तरह के तमाम सियासी और गैर सियासी मुद्दों पर चर्चा की है। मैं फिर आपको तफसील से अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।